जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश का प्रोफेसर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए जानते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, कुछ स्पॉट द एरर्स, कुछ रूल बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं, विभिन्न परीक्षा में आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एनडीए और सीडीएस की एग्जाम आने वाली, तो उससे संबंधित उसके प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज बी फोकस्ड एंड लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हार्डली वाला। हार्डली, स्केर्सली, बेरली, इन सब का प्रयोग हमने पहले भी सीखा है और हमने इनके जोड़ीदार को भी देखा है। जो जोड़ीदार है इनका व्हेन या फिर बिफोर भी है। ध्यान रखना, व्हेन के अलावा बिफोर भी आता है। यहाँ पे वाक्य में क्या आ रहा है? व्हेन आ रहा है, तो यहाँ पे ये व्हेन वाला तो सेटअप सही है। हम तो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, हमें तो इसमें फिल करना है। अगर ये एरर में आता तो ए भाग, बी भाग, सी भाग और नो एरर वाला डी भाग, तो हम समझ लेते भाई बी भाग तो इसका क्लियर है। अब इसमें ए भाग को अगर हमें सुधारना है तो हमें क्या करना है? क्या हम ये लगाएं हार्डली बिगिन द मीटिंग स्टार्टेड, तो ये हो जाता एरर। हार्डली हैज बिगन, इसका प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाता। ठीक है। और हार्डली बिगिनिंग, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाक्य जो है ये पास्ट की तरफ जा रहा है, और तो पास्ट की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड और प्लस V3। तो पैटर्न क्या हुआ? हार्डली हैड बिगन, तो यहाँ पे आंसर हो गया कि हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड, हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। यहाँ पे हैड बिगन का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमने देखा हार्डली के बाद हैड का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे स्टार्टेड V3 का प्रयोग हुआ है। तो इन्वर्जन का नियम क्या कहता है कि हार्डली हो चाहे स्केयरली हो, तो हमें क्या करना है? इसके बाद में तुरंत इन्वर्जन के रूल के हिसाब से HV लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और इसका जो कनेक्टिव होता है वो यहाँ पे क्या होगा? आगे जाके व्हेन होगा। तो इसका पैटर्न क्या बनता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। यहाँ पे हमें फिल द ब्लैंक्स में यही हमें नियरेस्ट आंसर इसमें मिल गया और हैड प्लस बिगिन हमने कर दिया। ये सारे दूर के गलत और रिमोट आंसर्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। यही क्या है? एक्यूरेट एंड फिक्स आंसर है। तो यहाँ पे रिमोट आंसर का मतलब है कि गलत ही है। रिमोट आंसर होता है नहीं कुछ ऐसा, ये क्या है? गलत है। ठीक है। रिमोट आंसर तो उसमें होता है जिसमें दो पैटर्न हो, एक, हाँ, दोनों आंसर सही हो, एक तो रिमोट आंसर और एक नियरेस्ट। तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें कोई रिमोट वाला खेल ही नहीं है। तो सारे क्या है? सिरे से ही खारिज हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हैड बिगिन। तो हमने क्या समझा? हमने समझा रूल ऑफ इन्वर्जन। अब चलते हैं आगे। इट इज एसेंशियल दैट ही डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। अच्छा, ये तो सब्जेक्टिव मोड वाला क्वेश्चन आ गया। तो सब्जेक्टिव मोड में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे क्या होगी? बी वर्ब हो गई यहाँ पे। इट इज एसेंशियल दैट ही बी प्रेजेंट। अब जैसे मैं अगर कहूँ इसको बेस फॉर्म क्या होती है, इसको समझते हैं। चलो इसी के पैटर्न में लेते हैं। इट इज एसेंशियल, मैं यहां लिख रहा हूं, दैट ही गोज देयर। अब इस वाक्य में एरर क्या है? पहचानिए। सब्जेक्टिव जो मूड होता है, सब्जेक्टिव मोड होता है, इंपरेटिव मोड होता है, ठीक है, ये सारे मूड्स होते हैं। इनके बारे में हम बारीकी से और पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है। अब यहाँ पे तो हम सब्जेक्टिव मूड को देख रहे हैं। सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है? बेस फॉर्म द वर्ब लगती है। यहाँ पे इट इज एसेंशियल आ गया। एसेंशियल जब आ जाता है तो उसके बाद बेस फॉर्म द वर्ब लगती है। यहाँ पे बेस फॉर्म ये वर्ब नहीं है, बेस फॉर्म तो होती है जैसे गो। अब इसके अंदर आप क्या क्या चीजें जोड़ते हैं वो जुड़ती जाती है। जैसे गोज हो गया, आईएनजी हो गया, गोइंग हो गया, इसका गो का क्या बन गया? वेंट बन गया। तो इस गो से ही सारी चीजें निकली है ना। तो ये क्या है? बेस फॉर्म। जैसे प्ले बेस फॉर्म है, ईट बेस फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। अब देखो ये क्या कहना चाहता है? एसेंशियल हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ, सजेस्ट हुआ, रिकमेंड हुआ, इंसिस्ट हुआ। याद करने तरीका, एसेंशियल ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। एसेंशियल ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। सजेस्ट को हम रिकमेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है वो तो अलग बात है। इंसिस्ट आ गया। तो इनके बाद में बेर इंफिनिटिव लगता है, मतलब बेर इंफिनिटिव क्या होता है? विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, विदाउट टू, ठीक है। तो ये होता है बेर इंफिनिटिव। तो यहां पे क्या आ गया? इट इज एसेंशियल दैट ही बी प्रेजेंट, ऑलवेज बेस फॉर्म रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट
इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज रिकमेंडेड दैट। तो इन सब के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म जिसमें कोई भी एस या ईएस या आईएनजी या उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ना हो, सिर्फ बेस फॉर्म हो, वही प्रयोग में आएगा। मतलब जो जैसा वर्ब की माल था, जैसे वो जन्म लिया वैसा का वैसा, सीधी सी बात है। अब उसको आपने पजामा पहना दिया, शर्ट पहना दिया, वो आईएनजी पहना दी, एस लगा दिया, ईडी लगा दिया, वो अलग बात है। हमें तो क्या चाहिए, बच्चा चाहिए जो एकदम बेस फॉर्म, एकदम से क्या है, जैसा जन्मा वैसा का वैसा। तो वही इसमें प्रयोग करना है, बेस फॉर्म द वर्ब। ये सब्जेक्टिव मोड की इन शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। वेरी गुड, ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव मोड में क्या होता है, सजेशन आता है, रिकमेंडेशन आती है, तो इसलिए इसके साथ हमेशा आपको बेस फॉर्म द वर्ब लगानी ही पड़ेगी, लगानी ही होगी। फिर आता है पैरेललिज्म का नियम, जिसमें क्या होता है, पैरेलल जैसे दिखने वाले शब्दों के का ही प्रयोग आगे से आगे होगा। जैसे यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग है, ये सारे जिरंड है, देखो लाइक्स, शी लाइक्स। अब जिरंड क्या होता है सर, ये भी एक, सर आज क्वेश्चंस आप अच्छे जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन अच्छा है, सब्जेक्टिव मोड वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये अपना हार्डली वाला क्वेश्चन क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, रूल ऑफ इन्वर्जन, आपको पता चल गया, ठीक है। अब वैसे ये भी अच्छा है कि इसमें आपको जानना पड़ेगा कि जिरंड क्या होता है। जिरंड क्या होता है कि एक तो होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है वाज, एक होता है वर, एक होता है बेटा जी विल बी, और एक होता है बेटा जी शैल बी, ठीक है। इन्हीं के बाद तो वर्ब में आईएनजी लगती है, मतलब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब अगर मैं कहूं कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद जो वर्ब में आईएनजी लगती है वो जिरंड नहीं हो, तो क्या है, वर्ब है। अगर इनके अलावा कोई वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो एक जुगाड़ बता रहा हूं, सीधा सीधा फॉर्मूला पहचानने का जिरंड का, कि इनके अलावा अगर कोई वर्ब में आईएनजी है तो वो क्या जिरंड है। अब मुझे एक बात बताना बेटा जी, यहाँ पे सीधी सी बात है, आप क्लियर बताना, क्या यहाँ पे रीडिंग से पहले इज, एम, आर है, बोलो यस या नो, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये जिरंड है। तो यहाँ पे अच्छा, ये फिर आप रूल पढ़ रहे हैं पैरेलल का, तो यहाँ पे पैरेलल क्या होगा, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, डांसिंग होगा। डांसिंग नहीं, डांसिंग, डांसिंग, थोड़ा बोलने में डांस नहीं होता, वो डांस होता है, ठीक है। तो पैरेललिज्म क्या बताता है, ऑल आइटम्स इन अ लिस्ट मस्ट फॉलो द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, हियर वो क्या है, वर्ब में आईएनजी जिरंड है। तो अब जिरंड आप समझ गए, ऐसी वर्ब में आईएनजी जो बिना इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के लगे वो जिरंड होता है। जिरंड सब्जेक्ट का रूप भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। जैसे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग में लाइक के बाद और स्विमिंग, लाइक और स्विमिंग के बीच में क्या इज, एम, आर लगा, बोलो यस या नो, नहीं लगा। आई लाइक स्विमिंग में लाइक और स्विमिंग के बीच में क्या वाज वर लगा, बोलो यस या नो, नहीं लगा। आई लाइक स्विमिंग में लाइक और स्विमिंग के बीच में विल बी, शैल भी लगा, नहीं लगा। इसका मतलब ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ना ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ना ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो आपने गुरुजी सीधी सीधी बात बताई थी कि ऐसी वर्ब में आईएनजी जो बिना इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के लगे वो जिरंड होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आया है, तो ध्यान रखिए, हो गया ना आसान, तो ये जिरंड हो गया यहाँ पे। खैर, हम यहाँ पे पैरेललिज्म का नियम पढ़ रहे थे और पैरेलल चीजें पैरेलल ही आएगी। अब यहाँ पे ये तो देखो एक बच्चे जैसी बात होगी, इसमें मैं आपको एन ऑनेस्ट, ये तो आप बचपन से सीखते रहे, चौथी तीसरी क्लास से सीखते रहे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, एक ऐसा कंसेप्ट जिससे कि आपका आर्टिकल आसान हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि बेटा जी की ए, आ, ई, उ, ये क्या होता है, स्वर, और क, ख, घ, घ, ड, ये क्या होता है, व्यंजन। अब मेरी बात को समझना, गौर से समझना कि हमने क्या सीखा है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग स्वर और व्यंजन के साथ होता है, ठीक है। हमने इंग्लिश में सीखा है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू से पहले क्या 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 क्या, ए, ई, आई, ओ, यू से पहले हमें एन लगाना है। तो सर इसमें ना तो ये एच जो है, ना तो ये ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, फिर यहाँ पे एन क्यों लगा, ये तो लोचा हो गया। लोचा कुछ नहीं हुआ, इसको समझिएगा। अगर आपको इंग्लिश के आर्टिकल करना है तो आपको हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से स्वर और व्यंजन की पहचान होनी चाहिए। या इसको ऐसे समझिए, स्वर और व्यंजन ध्वनि के अनुसार आपको इंग्लिश के आर्टिकल, खासतौर पे इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना आना चाहिए। स्वर ध्वनि से पहले अगर रिक्त स्थान है, संज्ञा है, तो उसमें सिंगुलर संज्ञा है तो एन लगा दीजिए, और व्यंजन ध्वनि है तो एक वचन संज्ञा के साथ ए लगा दीजिए। नाउ इफ आई राइट ऑनेस्ट हियर, सो वी शुड राइट लाइक दिस, ऑनेस्ट। अगर हिंदी में लिखते हैं तो हमें ऐसा लिखना चाहिए, क्यों भाई, ऑनेस्ट ऐसे तो लिखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। अगर मैं कहूँ यूनिवर्सिटी तो यू आ जाओ, चाहे ये रहा यू,
लेकिन ये आ क्या रहा है, यू, ये लव है, और ये लव है किसका भाग है, इसका क्या गड़े का भाग है, मतलब व्यंजन का भाग है, तो क्या गया, ए यूनिवर्सिटी। तो सीधा सा कंसेप्ट है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हिंदी की वर्णमाला के ध्वनि के अनुसार होगा, स्वर और व्यंजन के अनुसार होगा, एक वचन के हिसाब से प्रयोग में आएगा। ये बात हमने इसमें छोटे से इस प्रश्न में समझी। अब आपको ये बात मैं समझा चुका हूं, आगे चलते हैं। एडिक्ट के साथ क्या लगता है, टू, और टू के बाद क्या लगता है, जिरेंड, ये फिक्स रखो। एडिक्टेड टू के साथ क्या लगेगा, जिरेंड लगेगा। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब आप बताओ ये स्मोकिंग क्या हुआ, जिरेंड ही तो हुआ। क्या यहाँ पे इज है, क्या यहाँ पे एम है, क्या यहाँ पे आर है, क्या यहाँ पे वाज है, क्या यहाँ पे वर है, क्या यहाँ पे विल भी है, क्या शैल भी है, नहीं है ना, जिरेंड है। देखो ये पहचानने का तरीके मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। ज्यादा किताब में उलझोगे ना तो आप परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। आपको वहाँ पे एरर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि एडिट के साथ टू प्लस वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे तो वो एरर है। एडिट के साथ टू प्लस जिरेंड आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आएगी, ये आपको जानकारी में रखना है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ऐसे और भी है, जैसे यूज टू वर्किंग, डिवोटेड टू हेल्पिंग, ये तो पूरा हम नियम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब जान लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ ही हैड स्टडीड, अब ये इफ वाला वाक्य ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है ये, और कंडीशनल क्लॉज के आगे ये क्या है, मेन क्लॉज है। अब ये मेन क्लॉज क्या है सर जी, ये मेन क्लॉज क्या है, कंडीशनल क्लॉज क्या है। अब ये समझिए तीन जोड़े हैं, अभी आपको सिर्फ तीन जोड़े पढ़ाने हैं, ठीक है। अब इन तीन जोड़ों को समझिए आप। अगर यहां तक के वाक्य में इफ लग के, सपोज लग के, अनटिल लग के, अनलेस लग के, प्रोवाइडेड लग के, ठीक है ना, ये लग के मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है, ये कंडीशनल क्लॉज बना रहा है। अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आ जाए तो इस मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आएगा। समझना, आंख बंद करके नहीं, कान बंद करके नहीं, समझो इधर, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। चाहे ब्रह्मा जी आ जाओ नहीं समझ पाओगे जब तक ध्यान नहीं दोगे। अगर यहां पे इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाले पोर्शन में फ्यूचर आएगा। ये इतना ही सरल है कि जेब्रा क्रॉसिंग से आगे जाओगे तो चालान कट सकता है, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रहोगे तो चालान नहीं कटेगा। ये इतना ही सरल है, समझ गए क्या। स्टेशन पे ट्रेन आती है और एयरपोर्ट पे एयरप्लेन आती है, ये इतना ही सरल है कि अगर इस तरह प्रेजेंट सिंपल है तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल है। जब वो आपको पता है तो ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे पास्ट अगर सिंपल है तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, किसी शर्त में कुड भी आ सकता है, कुड प्लस वर्ब की, लेकिन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड, कुड, शुड सही। अगर यहाँ पे जैसे कि ये वाला वाक्य है, यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से दिया हुआ है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ये रहा, वुड प्लस हैव प्लस। ये पास्ट परफेक्ट होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे यहाँ पे, गुड। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या हो गया, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ट। तीन चीजें हैं, प्रेजेंट सिंपल है तो आगे क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। पास्ट सिंपल उधर क्या आएगा, वुड प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट आ गया तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना ही, ये तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे आपने ये देख ही लिया, ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। अब आ जाओ पैसिव वॉइस, चेंज टू पैसिव। अब पैसिव जब बनाते तो पैसिव की आत्मा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, से प्रेजेंट है, इज यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट का एक्टिव है तो पैसिव भी प्रेजेंट का ही बनेगा। तो यहाँ पे वॉज लगाने की गलती क्यों कर रहे हो, कहीं भी आईएनजी है क्या, तो ये गलती क्यों कर रहे हो, ठीक है। हम सबको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनेगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी तो उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये क्यों बनेगा, बचा क्या, ही सेड टू बी ऑनेस्ट। तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई क्योंकि ये प्रेजेंट का है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट का यहाँ पे पैटर्न बन गया, यहाँ पे इज की गलती थी, बाकी सब सही था, यहाँ पे इज लगाना था, अगर लगा देते तो शायद ये भी सही हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये पैटर्न हो गया, ही इज सेड टू बी, ही इज बिलीव टू बी, शी इज नोन टू बी। तो ये तो फिक्स हो ही गया ना, ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट, ही इज बिलीव टू बी गिल्टी, माना जाता है कि वो गिल्टी है।
शी इज नोन टू बी टैलेंटेड, वो जानी जाती है टैलेंटेड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेन चीज तो ये है, इज प्लस V3 हो गई और टू के साथ बी की फॉर्म, बेस फॉर्म, बस यही पैटर्न यहाँ पे पैसिव का बना है। ये एक्टिव और पैसिव भी आपको जानकारी में होने चाहिए। अब देखो ए नंबर ऑफ लग गया, यहाँ पे दो चीजें होती है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। एक ए और दा के लगते ही वक्त जज्बात पलट जाता है। खैर वक्त तो नहीं पलटता, जज्बात जरूर पलट जाते हैं। कैसे? जज्बात ये कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जज्बात ये कहता है कि जैसी सब्जेक्ट होगी वैसी वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। अब यहाँ पे ए नंबर ऑफ आने पे नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ पे जज्बात पलट जाएंगे अगर दा लग जाए। दा लगने पे नंबर ऑफ के साथ नाउन तो आ गया प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। खैर हमें क्या करना सर, हमें तो यहाँ पे परीक्षा में क्या दे दिया, ए दे दिया। ए दे दिया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। हैज प्रेजेंट, ये हैज जो है ये प्रेजेंट में क्या है, सिंगुलर है। इज यहाँ पे प्रेजेंट में सिंगुलर है। वाज यहाँ पे पास्ट में सिंगुलर है। बचा क्या, आर। ए की तो प्लूरल है तो वो क्या आ गया, आर लग गया। लेकिन अगर सर यहाँ पे दा लग जाता तो शायद यहाँ पे आर की जगह क्या लग जाता, इज लग जाता। वो तो ऑप्शन पे तय होता है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आर लग गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इज लग गया। देखो ये दा ना, ये दा, ये जो द, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये विशेष के साथ लगता है। ये बोलता है कोई ना कहीं कुछ विशेष, कोई उल्टी चीज होती है वहीं में चला जाऊंगा। अब यहाँ पे उल्टी चीज हो रही है कि द लगने के बावजूद, या सॉरी नाउन प्लूरल आने के बावजूद यहाँ पे वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर। तभी तो यहाँ पे द लगा। इसको समझने की कोशिश करो। द लग गया तो मतलब खेल उल्टा होगा। यहाँ पे याद करने का, कई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि द नंबर ऑफ के साथ क्या था, ए नंबर ऑफ के साथ क्या था। तो जहां द देख लो ना वहां समझ लो खेल उल्टा है। तो द नंबर ऑफ, क्योंकि द वही आता है जो विशेष होता है। जैसे द ताजमहल अपने आप में क्या एक विशेष है, द कुतुब मीनार अपने आप में विशेष है, द गंगा रिवर अपने आप में एक विशेष है। तो यहाँ पे ऐसे विशेष वाक्य है जिनमें अमूमन अमूमन से हटकर जो चीजें होती है, जो बेसिक प्राय जो चीजें होती है, जो एक तरह से अलग एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनके लिए द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे द नंबर ऑफ आने पे नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। अब सर ऐसी कितनी चीजें हैं, तो हमने पढ़ी थी, याद करो आप, हमने पढ़ी थी क्या, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। द नंबर ऑफ आने पे नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर हो जाती है। खैर अब आगे चलते हैं। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताए। ठीक है। अब ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखना एनडीए वालों सुन लो कान खोल के। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। रन्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को दर्शा रही है। ठीक है। यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। और यहाँ पे क्विकली भी क्या आएगा, एडवर्ब भी आएगा। मतलब ये एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता को भी दर्शाता है। यहाँ पे ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। एग्जाम में कई बार अंडरलाइन करके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच वाले प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे वेरी आ गया। जैसे मैंने कहा ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय, ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय, ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय। तो यहाँ पे हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है, समझ गए। और वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वैसे यहाँ पे भी वेरी क्या है, एडवर्ब, और क्विकली भी क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पे एक बात और सिखा दूं आपको, चलो सिखाई देता हूँ सर। यहाँ पे फास्टली देखो, यहाँ पे चलो इसको हम चेंज कर देते हैं ऑप्शन को, फास्ट, फास्टली, फास्टर और फास्टेस्ट। तो कौन सा आता, फास्टली जैसा कुछ होता नहीं है। आंसर क्या आएगा, फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट, क्योंकि फास्ट में कभी भी एलवाई का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। बस फास्ट में एलवाई नहीं लगता, और क्विक वाले में एलवाई लगता है, क्विकली। ये भी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। बेटा जी एक बात बताओ कि ये ER भी लग रहा है और मोर भी लग रहा है, दोनों कंपेरेटिव एक साथ कैसे क्या काम कर रहा है। तो डबल कंपेरेटिव का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। नो डबल कंपेरेटिव। मोर और ER साथ में कभी नहीं आ सकते। अब आपके दिमाग में एक घंटी बज रही होगी कि सर हम कहाँ मोर लगाएं और कहाँ मोस्ट लगाएं, कहाँ ER लगाएं, कहाँ EST लगाएं। तो थोड़ा जानकारी में रखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला टॉल, कितनी बार में बोला, एक बार में। बोलो टॉल, टॉल। बोलो स्मार्ट, एक बार में आ गया स्मार्ट। बोलो चलो बोलो अगली, अगली एक बार में आ गया। जो उच्चारण एक बार में आ रहा है उसमें ER और EST लगता है। ये देख लो चाहे आप करके।
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, ठीक है। लेकिन जिसको उच्चारण एक से ज्यादा बार में आ रहा है उनके साथ मोर और मोस्ट लगता है। ये खेल सारा सिलेबल का है। अब जैसे मैंने कहा हैंडसम, हैंड और सम टूट गया, तो यहाँ पे मोर और मोस्ट लग जाएगा। हैंडसम, इसकी कंपेरेटिव बनेगी मोर हैंडसम और सुपरलेटिव बनेगी मोस्ट हैंडसम। जैसे बोलो इंटेलिजेंट, 3 बार में बोला गया है तो क्या लगेगा, स्वाभाविक है मोर और मोस्ट लगेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर कि जितने ज्यादा सिलेबल तो मोर और मोस्ट लगेगा, एक बार में उच्चारण तो ईआर और ईस्ट लगेगा। लेकिन क्या ये दोनों पहचान एक साथ आ सकती है, मोर और ईआर? नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्मार्टर ही आएगा, क्योंकि स्मार्ट एक बार में बोला जाता है तो स्मार्टर लगेगा। ठीक है, वही बात एडिक्टेड टू जैसी, लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी क्या आएगा, जिरेंड आएगा। हमने एडिक्टेड टू के बाद भी जिरेंड लगाया और लुक फॉरवर्ड टू के बाद में भी क्या लगाया, जिरेंड लगाया। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई जिरेंडियल फॉर्म का, कि लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है, जिरेंड का हुआ है। ओके, बस ये बात जानकारी में रखनी है कि लुक फॉरवर्ड के साथ टू प्लस वी आई एन जी लगता है। अब देखो भैया, बॉयज है यहाँ पे नाउन प्लूरल और वर्ब है सिंगुलर। अब बताओ क्या हो सकता है, क्या मैनी आ जाएगा? मैनी आने पे तो नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल तो मैनी आएगा नहीं। ठीक है, क्या फ्यू आएगा? फ्यू में वही खेल है, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। सेवरल भी मैनी का ही भाई है, तो सेवरल में भी क्या होता है, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन ईच ऑफ आने पे नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वही बात, ईच ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ आने पे नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। हो गया ना सरल, आया मजा? ऐसे ही सीखते चलेंगे। ठीक है, अब बताओ भैया कंजक्शन कौन सा आएगा। अब हम कंजक्शन बेस्ड रूल देख रहे हैं। ही वर्कड हार्ड डैश ही कुड सक्सीड, उसने मेहनत की, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, तभी यहाँ पे क्या आ गया, कुड आ गया। कुड भी किसको दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है। यहाँ कैन आ जाता तो एरर हो जाती, ध्यान रखना। ही वर्कड हार्ड डैश ही कैन सक्सीड, ये भी देखो, एक सीखो, कुड हमेशा पास्ट को दर्शाएगा, सब्जेक्ट के बाद आया है तो यहाँ पे ही वर्कड हार्ड डैश ही कुड सक्सीड। चलो ये तो हमने सीख लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा, देखो उसने कड़ी मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या है, ताकि वो सफल हो जाए। तो यहाँ पे सफल होने के लिए क्या है, उसने मेहनत की है, तो सो दैट का प्रयोग हमेशा किसके लिए आएगा, एम के लिए, विद द एम दैट, या फिर कोई इरादे के लिए, पर्पस के लिए। ठीक है ना, जबकि बिकॉज का प्रयोग होता है कारण के लिए, ऑल द का होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। यद्यपि वो अमीर है लेकिन फिर भी कंजूस है, अब अमीर होने के बावजूद कंजूस है तो वो यद्यपि ऑल दो आएगा। अनलेस तो आप जानते ही हैं, अनटिल, अनलेस, अनलेस क्या होता है, नॉट, अनलेस कहते खुद नॉट होता है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, तो उसके लिए होता है अनलेस, कंडीशनल है। मेहनत करने पे ही पास होगे अर्थात, और नहीं करोगे तो नहीं होगे, कंडीशन है, मेहनत करने पे ही पास होगे, जब तक तुम मेहनत प्रयत्न नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, वो अनलेस हो गया। तो यहाँ पे बात को समझो, बिकॉज, ऑल्दो और यहाँ पे अनलेस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे प्रयोग होगा किसका, सो दैट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सो दैट का प्रयोग होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या गया, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड, तो यहाँ पे सो दैट हो गया किसके लिए, इंटेंशन के लिए, पर्पस के लिए। ये सब बातें आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, अब ओबे की बात होगी तो भैया इसमें शक्ति की क्या बात है, संभावना की क्या बात है, पास्ट की क्या बात है, मस्ट आएगा। अगर यहाँ पे मस्ट नहीं होता, ऑट टू होता तो ऑट टू हो जाता। ऑट टू भी किसको दर्शाता है, मॉरल ड्यूटी को। तो पेरेंट्स को ओबे करना अपने आप में क्या है, मॉरल ड्यूटी है। तो ये मस्ट नहीं तो कस्ट, मस्ट हमेशा क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी। अगर मस्ट नहीं है तो क्या आ सकता है, ऑट टू। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डैश हियर सिंस मॉर्निंग, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंस आ गया, ठीक है। सिंस और फोर का प्रयोग किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। कब होता है, सिंस और फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में कब होता है, या ये कह दीजिए परफेक्ट टेंस में कब होता है, जब ऐसा वाक्य हो जिसमें वर्ब ना हो, या फिर ऐसा वाक्य जिसमें ऐसी वर्ब हो जिसमें आईएनजी नहीं लगती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस चाइल्डहुड, मैं तुम्हें बचपन से जानता रहा हूं। ध्यान रखना, कभी भी नो में आईएनजी नहीं लगती, नो में आईएनजी नहीं लगती। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जा सकता। तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। कैसे आएगा, आई हैव नोन यू
सिंस चाइल्डहुड, तो सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो गया। समझ गए? इसलिए यहां पे देखिए वर्ब आईएनजी का लोप होने के बावजूद भी ना इज होगा, ना वाज होगा, ना हैड होगा। इसका क्या है? इसका दोस्त तो कौन है? हैज बीन ही है, क्योंकि सिंस के साथ क्या आएगा? हैज बीन। परफेक्ट टेंस में ये जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब में नहीं है। और अगर वर्ब होती, कोई ऐसी वर्ब होती जिसमें आईएनजी नहीं लगाना था, उसमें लगा दी, जैसे कौन कौन सी वर्ब होती? बहुत होती है, जैसे नो, ठीक है, नो, सी, स्मेल, ठीक है, लव, लव, लव में कभी आईएनजी नहीं लगता। हेट, आई हैव बीन हेटिंग यू, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आई हैव बीन लविंग यू, कभी नहीं होगा। ठीक है, आई हैव बीन सीइंग यू, कभी नहीं होगा। इस प्रकार से आपको जानकारी रखनी है। यहां पे सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। कब, कौन सी कंडीशन में होता है, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी प्रश्न मैं आगे दूंगा, तब आपको ये बातें क्लियर होगी। अभी ये दिमाग की घंटियां बजाओ, क्योंकि एग्जाम आ चुकी है पास में। ओके, चलिए आगे इसमें अब सारी बातें क्लियर होगी। हमने क्या क्या सीखा आज के इस पूरे पैटर्न में? कंडीशनल को देखा, थर्ड कंडीशन देखी क्या? मैंने तो आपको फर्स्ट सेकंड भी पढ़ा दी। सब्जेक्टिव मोड को देखा, सब्जेक्टिव मोड का मैंने आपको बता दिया कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी है। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, कईयों को ये नहीं पता थी, आज वो पता चल गई। पैरेललिज्म के नियम में हमने जिरेंड को भी समझ लिया, क्योंकि उसमें जिरेंड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इन्वर्जन के नियम में हमने हार्डली स्केली वाला नियम समझा, इसका जोड़ीदार वेन को भी और बिफोर को भी समझा। आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग, आर्टिकल ए एन का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसका भी जुगाड़ हमने देखा। ये सारी बातें आज हमने पढ़ी, जानी। ज्यादा टाइम तो नहीं लगाया होगा, आधा घंटा तो हो गया होगा शायद। इस आधे घंटे में इतने कंसेप्ट आपको समझा दिए। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, तो इसको शेयर कीजिए और भी अपने दोस्तों को भेजिए। जय हिंद, जय भारत। इसको सब्सक्राइब कर लो और इसको आप क्या कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। हर रोज वीडियोस आते हैं। 3 सीरीज हमने चला रखी है, ग्रामर की, वोकैब की और स्पोकन की। तो आपके तीनों इंग्लिश के अवयव क्लियर हो रहे हैं, इसमें तीनों ही एलिमेंट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो ये चैनल है, अगर आपको ये वोकैब सीखनी है तो ये चैनल है, और अगर आपको क्या स्पोकन सीखनी है तो ये चैनल है। आगे चल के हम एडिटोरियल्स को भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। इंग्लिश को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई एम हियर माय डियर, नो फियर। इंग्लिश का प्रोफेसर इज ऑलवेज विथ यू, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा इज ऑलवेज विथ यू। जय हिंद, जय भारत।